गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मुझे बताएं जल्दी से क्लास आपकी चालू हो गई या नहीं हो गई है, एक बार बताएं जल्दी से जल्दी से जल्दी से। लवप्रीत जी, अंकुश जी, अर्पिता जी। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर के इस जो हमारा ऑप्शनल वाला बैच है उसमें सभी का स्वागत है। एक बार सभी बताएं क्लास आपको दिख गई है, चालू हो गई है? राइट, एक बार बताएंगे सारे के सारे साथी जी। ओके जी, ओके जी, ओके। आपने हमसे बात नहीं करी? अरे करेंगे भाई, करेंगे, है ना, करेंगे आपसे बात भी। उपन्यास गोदान, डेट है आज 15, है ना, 15 जुलाई। ठीक है, आप लोग की जूम मीटिंग कल इसी समय है, जूम सेशन आपका कल इसी समय है। ठीक है, क्लास के ही समय आपका जूम सेशन होगा। नए पुराने सारे छात्र मिलेंगे, तब तक आपकी कॉपी आपके ईमेल पर आ चुकी होगी। ठीक है, तो सभी कल मुझसे इसी समय पर, ठीक है, कल इसी पर आप लोग मुझे सारे के सारे स्टूडेंट जूम मीटिंग के माध्यम से मिलेंगे। जितनी भी आपकी समस्याएं हो, देखो करना क्या आपको, मान लिया कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास किताबों की समस्या है कि भाई हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, है ना, कौन सा कवर पेज होना चाहिए इसका, तो वो अपनी किताब भी लेके बैठ जाए ताकि वहां फोटो दिखा सके। मैं भी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब जो आपके नाटक हैं, जो आपकी नॉवेल्स हैं, उनको आसपास रख के बैठ जाऊंगी ताकि मैं आपको कवर डिस्प्ले कर सकूं कि ये कवर इसका हो जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। यहाँ पर मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होंगी कि बुक्स वगैरह की अगर कोई दिक्कत है, देखो आपको कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। या तो किसी को ये वाली दिक्कत हो रही हो कि आंसर कैसे लिखे हम लोग, जैसे एक आंसर आपने लिखा है, उस आंसर को चेक करके कल ही जूम से पहले ही मिल जाएगा ताकि हम वहां रिव्यू भी अच्छे से बता सके। अपना नाम मुझे बताना ताकि रिव्यू के बाद में आपको अगर आप ये कहे कि मैंने तो ये लिखा था और मेरे इसको क्यों गलत करा है। ठीक है, मैं तो समय सीमा में नहीं अपने का आंसर को चेक कर पा रही हूँ, यानी कि जो सीमा है, सीमा में दो चीजें हो जाएंगी, एक तो शब्द की सीमा हो जाएगी और एक हो जाएगी आपकी टाइम की, यानी कि समय की। इन दोनों सीमाओं का हमें खास ध्यान रखना है। अभी स्टार्टिंग में नहीं, अगर आप अभी स्टार्टिंग में है, अभी अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो इनका बहुत ज्यादा ध्यान ना रखें। अगर आप दो चार, जैसे हर्षित है हमारे पुराने स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे बबली जी हैं हमारी पुरानी स्टूडेंट है, और भी हमारे यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स को सबमिट करा चुके हैं, तो आप लोग विशेष तौर पर जो ओल्ड स्टूडेंट है, विशेष तौर पर अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते समय अपनी टाइम लिमिट और अपने शब्दों की लिमिट का ध्यान रखेंगे। डोंट क्रॉस दीज लिमिट, राइट। आपको यहाँ पर कितने सवाल कितनी मिनटों में करने हैं, इस चीज का हिसाब अभी से बनाते हुए चलना पड़ेगा। यहाँ पर छूट है किनके लिए? नए स्टूडेंट के लिए छूट है, उनके लिए ऑफर है विशेष कि वो अभी लिखने पर ध्यान दें। इन दोनों लिमिट को क्रॉस करने के बावजूद भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही अगर हम बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगी, वहां पर दिक्कत हो जाएगी। अगर हम समय को पहले से ये जांचते हुए चलेंगे कि हमारा तो समय जो है खत्म हो गया और हम कुछ लिख नहीं पाए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हमें करना क्या है, जैसे आपने पहला आंसर लिखा होगा, जिसने नहीं लिखा वो आज जरूर लिख दे, जिसने नहीं लिखा वो आज लिखकर यहाँ पर सेंड कर दे। MONIKA डॉट क्या है यहाँ पर, एग्जामपुर, है ना, डॉट exampur@gmail.com, इस पर भेज दे मुझे आज ही, अगर नहीं लिखा है तो। और अगर लिखकर भेज दिया है तो प्लीज उसे रिपीट ना करें। दूसरी अहम बात कि ये आप मुझे फोटो में ना भेजें, मैं फोटो चेक करने में कैपेबल नहीं हूं। मेरे पास जो गैजेट है पेन टैब, वो फोटो चेक नहीं करता है। वो क्या चेक करता है? वो PDF चेक करता है। तो आप अपने फोन में किसी एप्लीकेशन में जाएं और PDF कन्वर्ट कर दें, उसकी PDF ही मैं चेक कर पाऊंगी। जिनके फोटोज आए हुए हैं मैं उनको वैसे ही रिव्यू दे पाऊंगी। सॉरी टू से मैं उस पे ऊपर कुछ लिखने में सक्षम नहीं हूं। अगर कोई तकनीक और मैंने इजाद करी हो, आज जाकर के एक बार मैंने किया था ऐसा, वो मुझे किसी से पूछना पड़ता है,
तो भले मैं कर दूं, अदरवाइज मैंने जितनी भी कॉपियां चेक करी वो पीडीएफ वाली ही करी है अभी, राइट। चलो तो पीडीएफ में ही करें, अहम बात। तीसरी बात, प्लेन पेपर ले लें, प्लेन पेपर पे ही क्वेश्चन लिखे। इस बार जिसने लिखा होगा लाइनिंग वाले पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना हो किसी के पास। तो प्लेन पेपर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्लेन पेपर ही मिलेगा आपको, आपकी जो कॉपी होती है एग्जाम की वहां पर। तो कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें लिखना नहीं आता है प्लेन पेपर पर, तो यहीं से अपनी प्रैक्टिस को करें, राइट। तो प्लेन पेपर ही लिखते हुए चलें। अब तो ऐसे ही फोटो सेंड किया, कोई नहीं अर्पिता, फोटो ही चेक हो जाएगा इस बार। अगर मैं वहां पर उस पर ना लिख पाई तो मैं आपकी कमेंट बॉक्स में रिव्यू कर दूंगी आपको कि आपका ऐसे ऐसे चीजें थी, ठीक है। अगर वहां पर नहीं मेरा वो चला, मतलब चलता नहीं है वो, अमूमन पिक्चर पे नहीं चलता है, इस बार के लिए ठीक है। जिसने लाइनिंग में भेजा होगा उसका भी ठीक है, जिसने जो है मतलब फोटो भेजा होगा उसका भी ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए प्लीज ध्यान दें, क्योंकि अब ये चीजें रेगुलर होने वाली हैं। जो डिले हुआ सो हुआ, अब ये चीजें रेगुलर होने वाली हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इतनी सारी चीजें इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप उन्हें अपने आंसर में ढाल सको। अल्टीमेटली आपको आंसर लिखना है, पढ़ तो आपने भी लिया है। जो चीजें मैं बताती हूँ यहाँ पर कि होरी ने नोरी को क्या कहा और भोला ने नोरी को क्या, वो सब चीजें आपको पता है। बस यही है कि उसको थोड़ा सा फ्रेम करके हम इधर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो चीजें लिखवाई जा रही है वो कोई ये नहीं है कि रामबाण वही चीज लिखनी है, वो सिर्फ समझाने के लिए। आपको भी पता होगा मैं बिना किसी किताब के आपको ऐसे लिखते चली जाती हूँ चीजों को, ठीक है। मुझे भी नहीं पता वो सेंटेंस कहाँ जाके रुक रहा है, क्या है, ठीक है। वो समझाने का क्रम होता है, आप उसको अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आपको समझाने का लहजा तरीका ये होगा और आप अपनी तरफ से उसे लिखेंगे, ठीक है। कल की जूम मीटिंग में आप सभी अपनी बुक की लिस्ट क्या है, कौन सी किताब पढ़नी है, इन सब बातों पर विचार करेंगे। और अगर एक बार बुक लिस्ट बता दी जाएगी या ऑलरेडी भी बता दी जा चुकी है तो उसके बाद बार बार एक ही सवाल को ना पूछे, ठीक है। तीसरी बात, आप अपनी जीएस को हम कैसे कवर करें, कैसे उस चीज को कवर करें, ये सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर कोई वहां पर इकोनॉमी का सवाल पूछेगा तो शायद हो सकता है कि टाइम ज्यादा ना मिल सके, ठीक है जी। ये सारी कोई बात नहीं, अब दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं है। जिसने फोटो वोटो कर रखे हैं सेंड, पीडीएफ वाली है मेरी, ओके अरुण, पीडीएफ है तो चेक हो चुकी है, ठीक है। पीडीएफ वाली ज्यादातर चेक हो गई थी, फोटो वाली चेक नहीं हो पाई है, उसके लिए अलग सिस्टम जोड़ना पड़ता है। तो अगर वो सिस्टम जुड़ गया तो आज वो वाली चेक हो जाएंगी, नहीं तो मैं रिव्यू लिख दूंगी उस पर कि क्या आपका, मुझे आपकी कॉपी देखकर क्या चीजें लगी हैं। कल हमारी जूम मीटिंग जो होगी इसी समय होगी, ये होगी लगभग 2 PM पर। आपकी कब होगी? 2 PM पर हो जाएगी। और इस चीज को 2 PM पर करने के लिए आज आपको कॉल्स आएंगे, ठीक है। कॉल्स आएंगे या कल सुबह में कॉल्स आएंगे। अगर कॉल्स नहीं आते हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा कि हमें कॉल नहीं आया है। ये कॉल आपको कल 12 बजे से पहले पहले आ जाएंगे। आई थिंक 12 से पहले आपको कॉल्स आ जाएंगे, या फिर आपको जैसे भी करके वो लिंक अगर नहीं मिली 12 से पहले, सो प्लीज इन्फॉर्म मी, ताकि मैं आपको वहां पर जुड़वा सकूं। आप अपना नंबर मुझे भेज देना ताकि मैं अपनी टीम को बता सकूं कि भाई इस आदमी को, इस बच्चे को यहाँ पर जो है एक बार बता दीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो 12 से पहले आपको जो भी सुविधा वहां पर देंगे वो लोग कि जूम का लिंक है, ये पासवर्ड है वगैरह वगैरह, मैसेज करें या कॉल करें, वट एवर द कनेक्शन मेथड, वो उसको यूज करके आपको यहाँ पर हमें बुलाना है। कल 12 से पहले आपको ये चीजें सेटअप करा देंगे वो, ताकि हम 2 बजे आपसे जुड़ सके, मिल सके, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चीजें तो आपको नहीं दिक्कत आएंगी। जूम मीटिंग का बारे में बता दो मैम, लेट क्लास चलता है, मतलब क्या कह रहे हैं जूम मीटिंग के बारे में? अंकुश जी, कल जूम मीटिंग है हमारी, है ना, जूम मीटिंग कल है। अब क्लासेस कोई लेट नहीं होगी, ठीक है। अब बिल्कुल 1:30 पर हो जाती है शुरू क्लास, तो बिल्कुल लेट नहीं होना है आपको भी, ताकि शुरुआत की चीजों को आप थोड़ा सा रिलेट करके चल सके, ठीक। मेरे हिसाब से कल के बाद आपकी मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि जूम में आप सारे सवालों को पूछ लेंगे। 1-1.5 घंटा आराम से बातें करेंगे हम लोग, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे वो सारे हुबहू उन चीजों को हम कर सकते हैं टैकल, राइट। ये सारी चीजें आपकी कल हम सॉल्व करेंगे, तो कल प्लीज अपना टाइम से आए। आंसर्स कैसे लिखने हैं शुरू कर देना है बस, हमें बहुत ज्यादा उसमें 3-5 नहीं करना है, बहुत ज्यादा चीजें नॉर्म्स नहीं होते किसी भी आंसर को लिखने के लिए। हमें सिर्फ चीजों को शुरू करना होता है। जिस दिन हमने शुरू कर दिया उस दिन के अगले दिन हमारा दूसरा दिन होगा, हमारा एक कदम बढ़ चुका होगा, ठीक है। क्या होगा? हमारा एक कदम आगे बढ़ चुका होगा, ठीक। चलिए जी, आगे लिखेंगे यहाँ पर, इसमें लिखते चले मेरे साथ। चलिए, प्रेमचंद के गोदान को लेकर बहुत सारे आक्षेप लगाए गए हैं,
बहुत सारे क्या लगाए गए हैं, आक्षेप, आक्षेप कहा जाता है, बहुत सारे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, है ना, बहुत सारे चीजों को लेकर के कि भाई तुमने ये नहीं करा, ये करना चाहिए था, वगैरह वगैरह चीजें यहाँ पर करी गई है। ठीक है, जूम मीटिंग वो करेंगे, हमारे जो भी लोग होते हैं वो आपको भेज देंगे लिंक विंक, जो भी चीजें आप कह रहे हो। ठीक है, चलिए, तो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को लेकर के, गोदान उपन्यास को लेकर कई आलोचकों के आक्षेप है ना, के आक्षेप है। अगर आपको कुछ इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए कि गोदान उपन्यास के बारे में क्या आक्षेप है और उनका समाधान किस तरीके से दिखाया प्रेमचंद ने, या क्या वास्तव में वो आक्षेप है, तो पहले तो हम आक्षेप ही जाने। आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी से इसमें कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या कमी नजर आई गोदान में, क्या कमी नजर आती है गोदान में, फटाफट से बताओ भाई, आपके मैसेज का इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आंसर देना शुरू करो। जो गोदान उपन्यास है, मुझे तो लगता है कि उसमें सब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विधवा, जो है प्रेम प्रसंग, शहरी, गरीब, अमीर, ग्रामीण, है ना, सब दिख गए उसमें। तो क्या दिक्कत रही है उसमें, आप मुझे बताइए फटाफट से। हाँ, किसी की कॉपी लगवा के मैं समझा दूंगी अरुण, ये समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कॉपी लगा के, यहाँ पर मेरे पास तो है नहीं अभी कॉपी, है ना। जो बेस्ट आंसर रहेगा उसको यहाँ लगा के समझा दिया जाएगा, आप चिंता ना करो। जी बताएं, यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि आक्षेप लगाए गए हैं प्रेमचंद के गोदान। हम तो कह रहे हैं सबसे महान रचना थी, इस कालजयी रचना थी, ऐसी रचना कोई लिखी ही नहीं गई, फिर भी आक्षेप, किस तरीके के आक्षेप होंगे। जी बताएं, पढ़ तो आप कई दिन से रहे, 13-14 क्लास पढ़ चुके हैं गोदान की, और खुद भी पढ़ लिया है, और बहुत सारा, ये ऐसा उपन्यास था जिसके बारे में आप बचपन से सभी जानते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि गोदान के बारे में आप ना जानते हो। बताएं फटाफट से। अनामिका, एकदम 11, मतलब एकदम 1:30 पे क्लास शुरू हो जाती है, 1:29 पे मैं क्लास शुरू कर दी थी मैंने, वो तो मुझे आया नहीं चलाना, है ना। चलो, एजुकेशन सिस्टम, ओके जी, और बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। मतलब आप कह रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम ये हमारे छात्रों की तरफ से, छात्रों की तरफ से, बताएं, देखते हैं दिमाग कितना खुला हुआ है। क्या है भाई, कह रहा है कि शिक्षा, है ना, यही कह रहे हो, शिक्षा नहीं दिखाई इसमें। मालती शिक्षित हैं तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। मैम 3 बीच मेरे, फिर लास्ट में 2 बातें हुई, एक पैसा देकर बेकार बोला गया है, टेबल पर फालतू की बातें, मेरे को समझ नहीं आया बच्चे। हर्षित, शिक्षा का क्षेत्र ही बता रहे हैं सब, एक ही साथ बैठ के पढ़ा है सब ने, नहीं पैसे देके बेगार बच्चे, वो बेगारी का मतलब ये था कि पहले वो नहीं देते होंगे उसको पैसे, ठीक है, उनका नाम ही पड़ गया बेगार। यही तो बोला है ना उस कारिंदे ने कि बेगार, ये कह रहे कि खाना भी दो, बेगार ही कहा है ना, बेगार नाम का शब्द बोला है ना, यानी कि पहले नहीं देते होंगे पैसे, अब उनका नाम ही बेगार पड़ गया। ठीक है, बेगारों ने ये कहा है कि हमें खाना दो, ठीक, अब वो कह रहे हैं कि 1 आना पैसा देते तो है, मतलब इतना बड़ा एहसान करते तो हम इनके ऊपर। सशक्तिकरण और एजुकेशन, अर्पिता, ठीक है, एक नया शब्द निकल कर आया, सशक्तिकरण। और बताएं, शिक्षा तो बिल्कुल एकदम सभी कह रहे हैं कि शिक्षित नहीं है गांव वाले। चलिए आगे बताएं। और स्वास्थ्य, तरुण, बच्चे तरुण अगर आपने उसको मतलब याद आ रहा होगा आपको, तो उसमें पढ़ोगे आप कि मालती एक बार कैंप लगाती है इनके गांव में, याद है, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता देने के लिए ग्रामीण महिलाओं को। बात हुई है स्वास्थ्य की, फिर भी मैंने लिख लिया। और बताएं, और क्या क्या है। हर्षित, बबली, कहाँ पे सारे बच्चे, मुस्कान, अनामिका, रूबी, क्लास रुक रही है 1 मिनट। अर्पिता तुम बताते रहो बच्चे, 1 मिनट बताते रहो आप। तो देखना क्लास रुक जाती है क्या बीच में, चेक कर लीजिए, क्लास रुक रही है क्या बीच में। अच्छा, कुछ दिक्कत आ गई थी नेटवर्क की, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो रिफ्रेश कर लो अर्पिता आप अपना ना एक बार, ये गैजेट रिफ्रेश कर लो। हाँ जी, छात्रों की तरफ से हमारे पास आए 3-4 मुद्दे। और क्या आया, कह रहे गांव में किसानों की आर्थिकी। अच्छा, मैंने ये कहा है कि आक्षेप किसको लेकर लगाए हैं,
आक्षेप किसको लेकर के लगाए, चलो लिख लिया मैंने, ग्रामीण, ये तो समस्या है वहां पर, ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था, ये तो समस्या है। जैसे आप मेरे हिसाब से ना मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सवाल कुछ इस प्रकार है, मेरा ये मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी सही नहीं है। अभी हम बात करेंगे क्या सही नहीं है। मेरा मतलब है कि प्रेमचंद के इस गोदान पर आक्षेप आलोचकों ने इसलिए लगाए हैं कि इनका विवरण नहीं है। किनका विवरण नहीं है? इनका विवरण नहीं किया गया है। यहाँ पर तुमने बच्चे दिखा दिए, बड़े दिखा दिए, बुजुर्ग दिखा दिए, ग्रामीण दिखा दिए, शहरी दिखा दिए, सब दिखा दिया, पर तुमने कुछ चीजें तो रखी ही नहीं है। कह रहे तकनीकी की समस्या, बिल्कुल। यहाँ पर बताएं मुझे आप कि इसमें क्या क्या चीजें नहीं रखी गई हैं। आक्षेप लगाए हैं, जैसे कि आप देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी, नाम सुना है कभी? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि कालजयी रचना है, ये एक बड़ा महाकाव्य है जिसने समाज के सभी अंगों को इसमें रखा है। तो इसमें कहाँ आई है स्वाधीनता संग्राम की बातें? आप बताओ, आई है? कह रहे हैं कहाँ आई है स्वाधीनता संग्राम की बातें? जल्दी से बताएं। यहाँ पर कह रहे हैं कि गोदान में स्वाधीनता संग्राम का मतलब वो हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलिए लिखें, बताएं। और दूसरी एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि नंद दुलारे वाजपेयी, यहाँ पर कहते हैं नंद दुलारे वाजपेयी एक और बात कहते हैं, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ ना, महाकाव्यात्मक उपन्यास, है ना? क्या कह रही हूं मैं कि यहाँ पर महाकाव्यात्मक उपन्यास का मतलब ही यहाँ पर ये गलत बता रहे हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, जिस प्रकार से आप रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे, एक बड़े आलोचक, इसी तरीके के एक आलोचक हैं, ये कह रहे हैं कि भाई तुम इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास क्यों कह रहे हो? तो अगर आपको कोई इस तरीके का यहाँ पर पूछे कि क्या इस महाकाव्यात्मक उपन्यास की कहीं पर कोई आलोचना हुई है, तो ये कहते हैं, ये यहाँ पर आपकी भी समझ में आएगी ये बात। क्या कहते हैं नंद दुलारी वाजपेयी? ये कहते हैं कि यार तुम तो ये गलत ही बता रहे हो। क्या गलत बता रहे हो? यानी कि यहाँ पर लिखा है काव्यात्मक, क्या लिखा है? काव्यात्मक। क्या होता है काव्य और उपन्यास? यानी कि ये दोनों तो विधा ही अलग हैं। क्या है? विधाएं अलग हैं, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। विधाएं ही अलग हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कह रहे हैं एक काव्य खंड है, एक क्या है? काव्य है, और दूसरा क्या है? गद्य है। एक काव्य है और एक गद्य है, यानी कि एक पद्य है और एक गद्य है। तो ये कह रहे कि कैसी बात है ये? क्या है यहाँ पर? ये कैसी बात है? यह तो होना ही नहीं चाहिए था। उपन्यास को अगर हम देखें तो उपन्यास का मतलब ही है कि यह गद्य की विधा है। क्या है? गद्य की विधा। और जब गद्य की विधा है तो इसको तो विस्तार होना चाहिए, और अगर विस्तार होगा तो फिर वो पद्य कैसे होगा, वो काव्य कैसे होगा? इस चीज पर लेकर के नंद दुलारे वाजपेयी जी एक बड़ा ही आक्षेप इसके ऊपर लगा देते हैं। दूसरी चीज हुई है यहाँ पर, दूसरा जो आक्षेप लगा है वो लगा है कि भाई जब जिस समय 1934 में जब गोदान लिखा जा रहा है, जब गोदान लिखा जा रहा है, तो ये वो समय है जब हमारे देश में स्वाधीनता को लेकर के तमाम संघर्ष चले हुए हैं। एक जगह बताया भी गया है कि ये वही समय है जब किसानों ने अपने शोषण के प्रति, ये वही समय है जब उत्तर प्रदेश और बिहार और जितना भी ये प्रांत था, उस हालांकि पूरे के पूरे भारत में ही कई प्रकार के जो आंदोलन है, कई प्रकार के कृषक आंदोलनों को गति दी जा रही थी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई कहाँ गए महात्मा गांधी, कहाँ गए यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस, उनका नाम क्यों नहीं आया? जैसे आप महिला आंचल में देखोगे तो वहां पर आपको, महिला आंचल में राजनीतिक उपन्यास है, वहां पर आप देखोगे कि एक प्रकार से क्या चीजें आई है, वो पूरा आंचलिक उपन्यास है, उसमें गांधी की भी बातों का जिक्र किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि जब ये लिखा जा रहा है, एक तरफ देश में, एक तरफ, या ऐसा लिख सकते हैं, उसी समय देश में, उसी समय देश के व्यापक हिस्सों में स्वाधीनता संग्राम चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वाधीनता संग्राम, ठीक है, चल रहा है। परंतु
गोदान में स्वाधीनता संग्राम का जिक्र नहीं है। स्वाधीनता संग्राम, हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जिक्र ही नहीं है। एक बार आपने देखा होगा कि उसमें लिखा है कि मेहता राय साहब तो जेल जाकर आए हैं। खन्ना राय साहब कौन? जेल जाकर आए हैं। जेल जाके आए यानी कि जैसे बर्थडे पार्टी मना के आए, ऐसा वर्णन। स्वाधीनता संग्राम, गोदान में स्वाधीनता संग्राम का चित्रण व्यापक तौर पर नहीं किया गया, व्यापक स्तर पर नहीं किया गया। ये आक्षेप है। ये क्या है? ये आक्षेप है भाई। ये उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि क्यों नहीं किया ऐसा। मैम इसी कंफ्यूजन की वजह से हम महा उपन्यास लिखते थे अभी तक। महाकाव्यात्मक लिखो बच्चे, ठीक है? आप सही कर लोगे हर्षित जी? लिखे इसको, महाकाव्यात्मक उपन्यास है बच्चे, ठीक है? लिख लिया? ठीक है। तो गोदान में स्वाधीनता संग्राम का चित्रण व्यापक स्तर पर नहीं है। हम इसे कुछ इस तौर पर बचा सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि गोदान में स्वाधीनता संघर्ष या स्वाधीनता संग्राम का वर्णन नहीं किया गया है ना। ऐसा नहीं है, नहीं किया गया। जो भी, या इसे मत लिखे ऐसा, एक मिनट, ये फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। लिखे व्यापक स्तर पर गोदान में स्वाधीनता संग्राम का वर्णन न करने के पीछे गोदान का कृषक केंद्रित उपन्यास होना है। आप मुझे बताएं भाई, उपन्यास कैसा है? कृषक केंद्रित। और किसान वो वाले जो गरीब हैं, किसान वो वाले जो मजदूर हैं। तो ये उपन्यास जो है आपके, ये उपन्यास अगर राजनीति में चला जाएगा, स्वाधीनता में चला जाएगा, तो ये कृषकों की प्रॉब्लम्स को नहीं दिखा पाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने इसको छोड़ दिया या प्रेमचंद को ये याद नहीं रहा था, ऐसा नहीं है। प्रेमचंद ने ये अचानक कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रेमचंद ने जानबूझकर ऐसा किया। प्रेमचंद ये दिखाना चाहते थे कि ये उपन्यास एक कृषक आधारित उपन्यास है, इसलिए यहाँ पर आप इसे ऐसा दिखाया, केंद्रित उपन्यास है। ये उस समय में लिखा जा रहा है, ये उस समय में लिखा जा रहा है, में लिखा गया जब तक किसान स्वाधीनता संग्राम में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी नहीं ले पाए थे। ये उस समय लिखा गया है,
ये कब लिखा गया है? जब बहुत बड़े व्यापक स्तर पर कोई जुड़ा नहीं था। ठीक है, डन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्वाधीनता संग्राम में बड़े स्तर पर जुड़ नहीं पाए थे, बड़े स्तर पर जुड़ नहीं पाए थे। एक तो ये कारण इसका है। दूसरा, यहां पर एक और चीज आप लिख लीजिए इस चीज को कि यहां अगर आप देखें कि स्वाधीनता संग्राम में कौन लोग भाग ले रहे हैं, स्वाधीनता संग्राम में बड़े लोग भाग ले रहे हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं वो लोग भाग ले रहे हैं। किसानों को आप आज भी देखिए, आप रिक्शा चलाने वाले को हम पूछे, रिजल्ट आता है, जैसे मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है। मैं जिस भी ऑटो रिक्शा कैब जिसमें भी बैठती हूँ मैं उससे बातें करती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली वो क्या सोच रहा है। जैसे कोरोना आया तो जैसे कोरोना शुरू में चला, मैंने कहीं कैब करके, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में बंद हो गया था तो कैब चलती थी, तो कैब करके भैया आपको तो बहुत इश्यू हो रहा होगा। तो उधर से भैया कहते थे मैडम हमारा तो मत ही पूछो, पहले फोन पे पूछता था कैश दोगे आप, फोन पे मत करिएगा, कैश दे दोगे प्लीज। हाँ ठीक है भैया कैश दे देंगे। कहता मैडम सुबह से एक भी कैश नहीं मिला, और वो उधर कंपनी को जाता है पैसा, फिर 1-2 दिन बाद आता होगा, आई डोंट नो। जैसे उबेर को गया या फिर ओला वाले को गया तो वहां से आता होगा वो बाद में। तो पूछ भैया बहुत दिक्कत हो रही होगी आपको तो, है ना? तो कहता था हमारा तो काम ही देखो ना, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, और मतलब हम तो पब्लिक को ही ढोते हैं, घर में जाते बहुत डर लगता है, पैसे नहीं है, कैश नहीं है मैडम, हमारे पास सेविंग थोड़ा ना होती है इतनी, हम तो ड्राइवर हैं, हम तो किराए पे चलाते हैं, हमारी नहीं है ये कैब। ठीक है, तो ये रिक्शा वालों से पूछो आप, अंकल आज रिजल्ट आने वाला है, कौन सी पार्टी को जिताना चाहते हो? वो सीधे बोलता है भाजपा जीते, कांग्रेस जीते, आम आदमी पार्टी जीते, मुझे तो रिक्शा ही चलानी है। समझ रहे हैं? यानी कि मैं तो आज जो करता हूं मुझे तो वही करना है। देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट? वो उसको ऐसा लगता है कि मैं, मतलब इससे क्या हो जाएगा, कोई भी सरकारें आए चुन के, कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, मुझे उससे क्या है? तो मुझे उससे क्या है यही होरी को लग रहा है, मुझे उससे क्या है यही भोला को लग रहा है। गोबर का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, सोना रूपा कोई परिवर्तन, तो इंटरेस्ट क्यों ले? माता दीन दाता दीन अपने धर्मों में उलझे पड़े हैं, सवाइन अपना 1-1, 2-2 आने का सामान बेच रही है, उसे कौन सा मतलब है सरकारों से? समझ रहे हैं ना यहां तक की चीजें। तो यानी कि स्वाधीनता संग्राम में अधिकतर उच्च घरानों के लोग या ऊंचे घरानों के लोग भागीदारी ले रहे थे, जिनको आम जनता की कोई ज्यादा परवाह नहीं थी, कोई ज्यादा परवाह नहीं थी। एक कनेक्टिविटी होती है ना, अगर ये उच्च घरानों के लोग भाग लेते, पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेजेंटेशन दिखाते, और इनको होरी की बड़ी चिंता रहती, इनको ये चिंता रहती है कि सोना के दहेज में क्या जाएगा, तो इस कनेक्शन को दिखाया जाता। यहां पर क्या है लिखिए, यहां पर राय साहब जेल जाकर के आए, और वही राय साहब कह रहे हैं कि बेगारों को अब खाना क्यों चाहिए। होरी तेरे गांव से बड़ी आशा है मुझे, कितना रुपया ला के देना, जल्दी बताओ कितना रुपया ला करके देना, बताएं फटाफट से। यहां पर आप देखेंगे कि ज्यादा परवाह ना थी, ये वही लोग हैं, ये मिस्टर खन्ना और राय साहब जैसे लोग जेल जाकर आए थे स्वाधीनता संग्राम में, है ना, स्वाधीनता
संग्राम में जेल जाकर के आए थे, मतलब ये भी एक सिंबॉलिक स्टेटस था। तुम कितनी बार जेल गए स्वाधीनता संग्राम में? मैं 2 बार गया, मैं 3 बार। वाह, ठीक है। अरे नहीं अरुण, 20,000 के अकेले उसी के गांव से भाई 500 रुपए, 500 रुपए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियंका, अनुज जी, हर्षित, 500 रुपए तेरे गांव से आने चाहिए, बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं, ठीक है जी। तो जेल जाकर के आए थे, जेल जाकर आए थे जो स्वयं मजदूरों एवं कृषकों का शोषण करते थे, कृषकों का शोषण करते थे। ये लोग भी जेल जाके आए हैं, ठीक है। तो इनके माध्यम से क्या दीन दुखियों की दुख दिखाएंगे यहां पर, समझ रहे? तो लिखिए कि अगर राय साहब और खन्ना के माध्यम से चीजों को दिखाएंगे तो फिर समाज की समस्याओं का चित्रण कैसे होगा गोदान में? समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूं? लिखिए यहां पर कि इन शहरी वर्गों के वर्णन से समाज की मूल समस्याओं का चित्रण नहीं हो पाएगा, चित्रण, लिखिए आगे, चित्रण किनका? अब मान लिया राय साहब को ही दिखाते रहेंगे तो उसकी तो यही समस्या है कि उसका बेटा शादी नहीं कर रहा है। अगर मालती को ही दिखाते रहेंगे तो उसकी यही समस्या है कि उसे खुले घूमना पसंद है, उसको शराब पीना, डांस करना, मर्दों के साथ रहना, उसको यही पसंद है। इज दैट द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी? नो। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि होरी जिंदगी भर एक गाय लेने को रह गया, उसके दरवाजे पर एक गाय नहीं बन पाई, और जो बंधी तो मर गई, और मरी तो उसके लिए भी गोदान का गो हत्या का जो पाप है वो हीरा के सिर है, हीरा भाग गया है, उसका भाई है, उसके बच्चे होरी पाल रहा है। गोबर शादी कर लिया है, अब मुंह दिखाने का मुंह नहीं रह गया है। यही तो होता है समाज में। किसी की लड़की या लड़के के साथ कोई प्रेम विवाह करना चाहे तो वो मुंह नहीं, उस कलंकित हो जाते हैं माता पिता, पता नहीं क्यों हो जाते हैं, समझ नहीं आया आज तक। लड़की के लिए ज्यादा होते हैं, लड़के के लिए फिर भी कम। मुंह काला कर दिया तूने हमारा, लड़की ज्यादा मुंह काला करती है, नहीं, लड़के थोड़ा कम मुंह काला करते हैं। कलंक, यही तो समाज की समस्या हो रही है। 2 वक्त का खाना नहीं हो रही के घर में, ये समाज की समस्या है। होरी का पोता मर जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, ये समाज की समस्या है। होरी को अपनी बेटी बेच देनी पड़ती है, दहेज नहीं है, ये समाज की समस्या है। गोबर का शादी एक विधवा के साथ हो रहा है, पंचायत डांड लगा दे रही है, ये समाज की समस्या है। समझ रहे? समझे जी? तो लिखिए इसमें कि अगर इन शहरी वर्गों का वर्णन करते रहेंगे तो समाज की मूल समस्याओं का चित्रण नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है? समझ आई चीज? नेक्स्ट, चित्रण नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए आगे लिखिए, प्रेमचंद के अर्थों में स्वाधीनता वह है जहां गरीब वंचित वर्गों के
वर्गों के शोषण में कमी आए, उनको उनकी मूल आवश्यकताएं पूरी हो सके। प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता केवल राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन नहीं है। ये चीज समझे आप। अंग्रेज जाएंगे तो ये जमींदार खड़े हो जाएंगे, क्या होगा उससे? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बदलेगी। हमें तो ये बदलना है, शोषण बदलना है हमें, समझे? तो प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता केवल राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन नहीं है, केवल राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन नहीं है, वरन वंचित, शोषित व्यक्तियों के दमन को रोकना है। ठीक है, इसलिए अब ये चीज जस्टिफाई हो गई कि प्रेमचंद ने क्यों नहीं किया उसमें स्वाधीनता। फिर तो एक राजनीतिक टाइप का उपन्यास हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? एक राजनीतिक तरीके का उपन्यास हो जाएगा। समझ आ गई बात? जी, समझ में आई बात क्या कहना चाहती हूँ मैं? लिख लिए? लिखो। क्लास दिख रही है कि रुक गई? खो जाते हो कहीं पे। डन। डन। जी, नोटेड। ओके। डन भाई। बहुत सारे कैरेक्टर्स भूल जा रहे हैं। गोदान पूरा नहीं पढ़ पा रही हूँ। नोटर क्यों नेहा? क्यों भूल गई हो सारे कैरेक्टर? रिलेट करो कैरेक्टर्स को। कहानी याद है क्या हुआ गोदान में? कौन कौन है? होरी है, धनिया है, गोबर है, सोना है, रूपा है, हीरा है, शोभा है, पुनिया है। ठीक है,
भोला है, नोहरी है, सवाइन है, माता दीन है, दाता दीन है, सिलिया है, मथुरा है, राम सेवक है, झुनिया है, मालती है, राय साहब है, मेहता है, खन्ना है, गोविंदी है और मीनाक्षी है, सरोज है। और बताओ। कह रहे कोई चाहे तो गोदान पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है, प्रेमचंद जी से पूछना पड़ेगा है। ठीक, चलो टाइम नहीं बचता है नेहा के पास, बच्चे टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट नामक शब्द सुना है आपने? टाइम मैनेजमेंट, टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू मैनेज योर टाइम, ऑल हैव 24 आवर्स, ठीक है। मैं वहां गए, हम एकेडमी गए, एकेडमी, तो वहां जाके पता चला कि कल रिजल्ट आया, मतलब कल आ चुका था रिजल्ट। हम अगले दिन गए तो आधी एकेडमी का आईएएस हुआ है, और वो कौन थे? आईपीएस थे ऑलरेडी। और आईपीएस ट्रेनिंग में बहुत उनकी, मतलब बिल्कुल उनकी बहुत गंदी तरीके से ट्रेनिंग होती है, समझ रहे? ट्रेनिंग का फर्स्ट ईयर, और इधर आईएएस होंगे। सोचिए, आप ये कहोगे उन्होंने सारी चीजें पढ़ रखी थी पहले से, पर सारी चीजें तो अब करंट रिलेटेड आती हैं। आप देखते हो ना हर साल जो रिजल्ट्स होते हैं, देन हाउ कैन दे मैनेज? आप देखोगे ज्यादातर जो जॉब्स में लोग हैं उनके रिजल्ट्स हो रहे हैं, कैसे करेंगे मैनेज? बच्चे हैं किसी के, मम्मी है कोई, है ना, उनके हो रहे रिजल्ट्स, कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें मेंटली स्टेज से चलती है। मेंटल जो स्टेटस है उसको स्ट्रॉन्ग करो कि यस आई कैन डू दैट, है ना। मुझे भी पता है समय बहुत कम मिल पाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना, 4 घंटा जिंदगी का ऐसे ही खत्म हो गया, समझ रहे? दिन का 4 घंटा ऐसे ही चला गया। और फिर 2 घंटे बाद जाकर के अचानक से रूम पे जाके, घर पे जाके पढ़ना शुरू कर दो, ये हो नहीं पाता, पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो नहीं, कोई महामानव तो आई कांट से, ठीक है। आधा घंटा आराम करो, खाओ पियो, इसी में क्या हो जाता है, रात के 11 बज जाते हैं मुझे एवरीडे, एवरीडे, समझ रहे? उसके बाद चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी जैसे गोदान आपको पढ़ा है, गोदान फिर से मैंने पढ़ा दोबारा, तो कैसे? तो मैनेज करो, है ना। जैसे एडिटोरियल एनालिसिस लेती हूँ मैं 4 बजे यूट्यूब पर रोज, उसके लिए 4 से 5 एडिटोरियल पढ़कर उनको पीपीटी फॉर्म में फॉर्मेट करना, इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें, रुद्रपाल है, और कौन है? तनखा है, मिर्जा खुर्शेद है, बिल्कुल चुहिया है जी। क्लासेस चलते हैं रात 8:30 तक, कोई बात नहीं। नेहा थोड़ा सा मैनेज करो बच्चे, है ना, थोड़ा सा मैनेज करो, ओके, हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, कर लोगे थोड़ा थोड़ा। ये तो मजेदार चीजें हैं, जब बोर वाली चीजें पढ़ेंगे तब फिर कैसे करोगे? तो मजेदार चीजें, गोदान को बैठ के 2 दिन में पूरा करो, है ना, ठीक है। तो इसको रोकना इनके लिए यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है, यहां पर एक आक्षेप लगाया जाता है सेकंड नंबर पर, गोदान पर, गोदान गोदान उपन्यास में चरित्रों के वैविध्य, चरित्रों के वैविध्य, या ऐसे लिख लिए, विविधता, चरित्रों की विविधता दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती है। कुछ इस प्रकार के आक्षेप, कुछ इस प्रकार के आक्षेप भी गोदान पर लगाए गए हैं। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? लगाए गए हैं।
क्या आप इस चीज से सहमत हैं? यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर तो गोदान में जब आप गौर से देखोगे तो सारे तो चरित्र हैं गोदान में, है ना? तो इसकी क्या व्याख्या हो जाएगी कि गोदान में ग्रामीण और शहरी, है ना, ग्रामीण एवं शहरी विविध चरित्रों के माध्यम से कहानी को गढ़ा गया है, कहानी को बुना गया है। ठीक है, कहानी को बुना गया है। सारे तो हैं इसमें, कहानी में सारे चरित्र हैं। ठीक है, ठीक है। एक शहरी एवं ग्रामीण जीवन को समझाने के लिए जितने चरित्रों की आवश्यकता है, वो यहाँ बहुत बेहतर तरीके से परिपूर्ण की गई है। इसीलिए गोदान को मानव समाज के एल्बम के रूप में जाना जाता है। एल्बम के रूप में जो आप द हिंदू कराते हो उसमें द इंडियन, हाँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के होते हैं, कभी कभी बिजनेस स्टैंडर्ड का भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है वैविध्य, अगर मैं इसका अच्छा शब्द ढूंढ के निकालूं तो इसको कहा जाता है, इस विविधता को कहा जाता है एक तरीके की डाइवर्सिटी। क्या कहा जाता है? डाइवर्सिटी। इस पर यहाँ पर आक्षेप लगाए गए हैं कि यहाँ वैविध्य नहीं है। क्या नहीं है? वैविध्य नहीं है। ये इसका डेफिनेट वर्ड होता है, वैविध्य। जब आप देखते हो ग्रामीण जीवन को, वहां पर क्या होता है गांव में, मुझे बताओ। अगर मैं गांव के स्तर पर बात करूं तो ग्राम में किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, परचून की दुकान होती है। परचून की दुकान समझते हो सब? परचून की दुकान, वाह। मतलब गांव के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अब बोल करके, मतलब बहुत आर्टिफिशियल है शहरी जीवन, मुझे पसंद नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ। बस मेरे को शहरी जीवन में यही चीजें ठीक लगती हैं कि मतलब यहाँ पर कनेक्टिविटी है, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, फिजिबिलिटी है, और मतलब टेक्नोलॉजी है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये मुझे ठीक लगता है। बाकी अगर ये चीजें गांव में आ जाए, वाह वाह वाह, मतलब बात ही कुछ और हो जाए, है ना। परचून की दुकान,
इसे बोला जाता है नोस्टेल्जिक। आप नोस्टेल्जिया शब्द सुना आपने? नोस्टेल्जिया अर्थ पता है उसका? नोस्टेल्जिक होना। अभी फिलहाल मैं हो गई हूँ, जैसे मैं बेसिकली गांव से हूँ, बट बहुत ज्यादा समय नहीं वहां पर, मतलब 11th-12th के बाद से ही बाहर हूँ। तो नॉस्टैल्जिक होना कि अभी कुछ चीजें याद आई, उन चीजों ने कनेक्ट करा, है ना, कहीं मतलब मोहल्ले की किसी दुकान को कनेक्ट करा दिमाग ने अभी, तो उसकी इतनी ज्यादा याद आई, तीव्र वाली याद आई कि अभी जाके वहां पे चले जाओ, है ना। तो इसे कहा जाता है नॉस्टैल्जिया, जब हमें किसी पुराने स्थान, किसी पुरानी याद को, मतलब इतनी तेज वाली तीव्र वाली याद आ जाए कि मतलब हम भावुक हो जाएं। तो परचून की दुकान नहीं पता? अरे भाई, परचून होता है जो सहुआइन है ना, परचून की दुकान। तुम लोग के गांव में नहीं होते हैं क्या ये सहुआइन? परचून का मतलब होता है जहां पर, मतलब पहले तो ऐसा ही बोला जाता था, जहां पर नमक तेल मिल जाए उसको परचून की दुकान बोला जाता था। अब तो वहां पर लेज चिप्स, है ना, ब्रिटानिया, बॉर्नविटा, अब तो सब मिलता है। पहले परचून इसी को बोला जाता था। जन्मे जे कितनी क्लास हो रही है बच्चे अभी? कितनी क्लास हो रही है वहां पर आगाज में? हम्म, आगाज में अभी आपकी कितनी क्लास हो रही है? 4 क्लास मैंने बनाई थी, 4, उसके ज्यादा हो रही है क्या? पांच से छह, एक मिनट। तो परचून की दुकान पर ये सब मिलता था, तो इसे चला तो रही है वो। दूसरा, एक दूध वाला है यहाँ पर, कौन है? दूध वाला, यही सब तो होते हैं। दूध वाला कौन है? भोला, भोला, ठीक है। दूध दही यहाँ से मिल जाता है। और कौन है? जमींदार, जमींदार, ठीक है। और कौन है? यही सब तो होते हैं। शिक्षित, शिक्षित एवं आधुनिक नारी, शिक्षित एवं आधुनिक नारी, मालती, ठीक है। और पत्रकार, ओमकारनाथ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं। एक तो वो सिलिया, सिलिया के घर वाले, और एक वो वन कन्या जो उन लोगों को मिलती है, वन कन्या, ठीक है। और कौन है? ब्राह्मण, पंडित, दाता दीन, माता दीन, और यही सब लोग तो होने चाहिए। ये सब शहर में आएंगे, ये नीचे वाले ये शहर में आएंगे, ये शहर में आएंगे, ये शहर में आएंगे, जैसे राय साहब, है ना। पर है तो वैविध्य ना। वैविध्य का मतलब हुआ कि जब प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व रचना में किया गया है, रचना में
किया गया है। और देखेंगे विधवा कौन है, झुनिया। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे इसमें नोहरी। ठीक है, इसमें और देखें सरोज। ठीक है, और मीनाक्षी एक देखें जो मदद करती है सबकी, चुनिया। और देखें मिल मजदूर, बहुत सारे मिल मजदूर, यही सब तो होते हैं। तो वैविध्य के स्तर पर, वैविध्य के स्तर पर बताएं, वैविध्य के स्तर पर कोई कमी है यहां पर? नहीं। 11 घंटे की क्लास हो रही है। सी सेट जैन से करवा दें, सी सेट 9 आवर्स की क्लास है। सी सेट तो रोज थोड़ा होता है, सी सेट, सी सेट केवल सैटरडे को होता है मेरी नॉलेज में। रोज होता है क्या सी सेट? अभी मेरे हिसाब से जो क्लासेस चल रही हैं वो कुछ इस प्रकार से चल रही हैं। सुबह को क्लास होती है आजाद सर की। ठीक है, सुबह को एक करंट अफेयर्स की, वो तो अभी शुरू हुई है 2-4 दिन से, है ना? वो कब से शुरू हुई है? वो तो अभी से शुरू हुई है, 2-4 दिन से, राइट? ये आज 15 जुलाई में 2 लोगों का इवेंट बना हुआ है एक साथ, है ना? जी, सुबह करंट अफेयर्स 7 से 8:30, 8:30 से 11 हरिदत्त सर पढ़ाते हैं। 11 से 11:30 ये क्या है? भूगोल, सॉरी, 8:30 से 10 हरिदत्त सर, 10 से 11:30 भूगोल, और 11:30 से 1 संजय सर, 5 से 6:30 सुमित सर, 6:30 से 8 वेद सर। 1 2 3 4 5 6 क्लासें हो रही है। दिक्कत तो होती होगी भाई। 1.5 घंटे की मैंने जो प्रपोज्ड की थी स्टार्टिंग में, हमारे यहाँ पर कुछ इस प्रकार की क्लासें थी कि 2 क्लास सुबह और 2 क्लास शाम में। मेरे हिसाब से संजय सर वाला जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो आपका कितना बचा है, क्या है उसमें सिस्टम? मैं बात कर लेती हूँ एक बार, ठीक है, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। डेली नहीं होती है सी सेट की, 2 दिन के लिए दिया था उनको, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। और वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी वीकेंड्स पर रखवा देंगे, ठीक है? डेली आपका साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी चले, और करंट अफेयर्स 5 रहे, एक तो हटवा सकती हूँ। और सैटरडे संडे में जैसे आपदा प्रबंधन कर लो आप, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी और ये वर्ल्ड हिस्ट्री, 2-3 क्लासेस रेगुलर कर लो 5-7 हफ्ते, ठीक है? डन, ओके। ठीक है, चलिए देखती हूँ मैं इसमें। चलो ये चीजें समझ में, अरे भाई अब हिंदी पढ़ लो यार चलो हो गया, बाद में देखेंगे। चलो अभी देखें उसमें, यहां पर कहा यह गया है, एक आक्षेप और लगाया गया है, और वो आक्षेप क्या है उस आक्षेप को भी देखें कि गोदान में देश काल सीमित है। देश काल गोदान में सीमित है, यानी कि समय
एवं स्थान सीमित है। कहा इसलिए गया है क्योंकि यहां पर लगभग लखनऊ के एरिया, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र की चर्चा अधिक की गई है। लखनऊ के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हीं की रचना की गई है, ऐसा इसलिए यहां पर बोला गया। ठीक है, समझ आई बात? ओके, लिख लिया। इसको यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यह सत्य है कि गोदान लखनऊ के आसपास, मतलब ये कहा जा रहा है ना कि भाई महाकाव्य है तो महाकाव्य में तो पूरे भारत का वर्णन होना चाहिए था, पर गोदान जब लिखा उन्होंने तो अगर पूरे भारत को वर्णन करेंगे तो समेटने में ही नहीं आएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जरूर सेमारी और बेलारी है, परंतु ये वो गांव है जो पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ये होरी केवल होरी नहीं है, ये होरी वो हर किसान है जो समस्त भारतवर्ष में पाए जाते हैं। तो गोदान लखनऊ के आसपास, लखनऊ के पास लिखें, लखनऊ के पास के दो गांव सेमारी और बेलारी, सेमारी एवं बेलारी तक ही सीमित है। परंतु प्रेमचंद जी ने जिले का नाम भी नहीं बताया, ने इस रचना में यानी कि गोदान में यदि जिले का नाम बताने से भी परहेज किया है, इस रचना में इसके जिले या इनके जिले का नाम भी बताने से बचते हुए कहा है कि ये गांव किसी एक भौगोलिक प्रदेश के नहीं, ये गांव किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया के नहीं है, ये गांव सारे भारत के, ये गांव कहाँ के हैं? सारे भारत के। ठीक है, डन, लिखें। लिख लिया। आगे, ये गांव किसी लिख लिया, किसी एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक क्षेत्र के नहीं है, ऐसे गांव
ऐसे गांव समस्त समस्त भारत समस्त भारत में फैले हुए हैं। समस्त भारत में ऐसे गांव फैले हुए हैं। रही बात काल की, यानी कि ये 1936 का समय है, लिखे इसमें भी। अगर समय की सीमितता की बात करी जाए, अगर समय की सीमितता की बात करी जाए, सीमितता की बात की जाए तो ये ठीक बात है, ये ठीक बात है कि गोदान में 1936 के आसपास, 1936 के आसपास के लगभग 5-7 वर्षों का ही वर्णन, मतलब ये 1934, 36, 40 तक का ही वर्णन है या 30 तक का ही वर्णन है, यानी कि लगभग 5-10 सालों को ही इसमें दिखाया है। उसी समय पर तो ऐसी सोच है लोगों की, उसी समय पर तो वैधव्य विवाह को लेकर ऐसी सोच है, परंतु अगर ये वहां पर उस बिल्कुल उसी समय काल की बताते कि 1 रुपया का यह चीज मिलता है या इतना जमीन का ये लगान है, तो प्रेमचंद को ये डर था कि ये जो समय की सीमा में बांध रहा हूं, कहीं ये मेरे उपन्यास की सीमा ना बंद कर रह जाए। वो अपने इस उपन्यास को किसी सीमा में बांधना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे ऐसा ही दिखाया कि इसमें सिर्फ इतनी ही चीजों का वर्णन करा। ठीक है, तो लगभग 5-7 सालों का ऐसा वर्णन इन्होंने इसलिए करा है, 5-7 वर्षों का वर्णन इसीलिए किया कि कहीं ये उपन्यास, कहीं ये समय की सीमा, समय की सीमा इनके उपन्यास की सीमा ना बन जाए, इनके या गोदान की सीमा ना बन जाए। गोदान की सीमा न बन जाए। और इसी में आप एक और चीज जोड़ सकते हो कि यही एक और कारण है कि इन्होंने उस समय के किसी आंदोलन आदि का जिक्र यहां नहीं किया कि 1930 में क्या हो रहा है, 1921 में क्या हो रहा है, ऐसे योग आंदोलन कहाँ चल रहा है, इन्होंने इसीलिए नहीं दिया इसका, है ना। और एक ये भी कारण, एक ये भी कारण इसके पीछे, एक ये भी कारण है कि इसीलिए प्रेमचंद ने गोदान में, प्रेमचंद ने गोदान में उस काल से संबंधित या उस समय से संबंधित किसी निश्चित घटना का वर्णन नहीं दिया है कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कर दिया, नहीं वो कर दिया, अब ये संवैधानिक परिवर्तन हो गया, लाइक दैट, है ना। काल से संबंधित किसी निश्चित घटना का, किसी निश्चित घटना का विवरण इस उपन्यास में नहीं, इस उपन्यास में नहीं किया। ठीक है, लिख लिया, लिख लो।
डन। चले, नोटेड। मतलब पता नहीं क्या कह रहे हो। लाइटर से क्या बोला मैंने? रूबी, ब्लैक पेन से लाइटर है, बीच बीच में ऐसे क्या बोल, समझ ही नहीं आया भाई। चलो, ये हो गया, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट। देन एक और आक्षेप लगाया जाता है, एक और आक्षेप लगाया जाता है। गोदान में शहरी चित्र या शहरी जीवन का चित्रण कम हुआ है। एक आक्षेप ये है, लिखिए इसमें कि गोदान भारत के कृषकों की स्थिति को बयां करता है, और कृषक या किसान ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, इसलिए गोदान में ग्रामीण जीवन का वर्णन अधिक किया गया है। दूसरी बात, 1936 का भारत, 1936 के भारत में ग्रामीण और शहरी अनुपात, ग्रामीण एवं शहरी अनुपात कुछ इसी प्रकार है जैसा कि गोदान में दिखाया गया है। ठीक है, तो भाई शहरी जीवन ही शहरी जीवन हो जाएगा, तो फिर ब्लैक पेन से लिखते हैं अच्छा, ब्लैक पेन को कुछ नहीं बोलते, ब्लैक पेन को ब्लैक पेन बोलते हैं, मतलब मैं समझी नहीं। इसको पेन बोलते हैं, डिजिटल पेन। ठीक है, ये डिजिटल पेन है और डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, और इसमें ये जो है इसे हार्ड टिप पेन बोलते हैं, जो मैंने अभी लिया हुआ है हार्ड टिप पेन। अगर दूसरा लेंगे उसे पेंट ब्रश बोलते हैं, इसे हाइलाइटर बोलते हैं, और इसको चाइनीज ब्रश बोलते हैं। तो मैं चाइनीज ब्रश से नहीं लिखती, मैं हार्ड टिप पेन से लिखती हूँ। ठीक है, और कुछ पता नहीं। अब आपका सवाल क्या है, आई डोंट नो। यहाँ पर लिख लिया आपने, गोदान में शहरी जीवन का चित्रण कम हुआ है, ऐसा आक्षेप लगाया गया गोदान के ऊपर। भाई एक बात बताओ, गोदान में हमें लिखना क्या था? गोदान में हमें लिखना था
गोदान में हमें दिखाना तो कृषकों को था, तो उसमें हम और किसका चित्रण कर लेते, और किसका चित्रण कर लेते उसमें, है ना। तो गोदान में चित्रण किया गया है किसका, कृषकों का, कृषकों का। है ना। ठीक है, तो इसलिए, और उस समय 1936 में शहरीकरण थोड़ा हुआ था उतना, औद्योगिकरण नहीं, शहरीकरण नहीं, अंग्रेज अंग्रेज है, तो उतना ही है जितना इसमें दिखाया है, उसी तरीके के लोग हैं जितने इसमें दिखाए हैं। ठीक है, ठीक है, डन। चलिए, अच्छा ये ये ब्लैक पेन वाले आक्षेप हैं, यहां पर ये जो ब्लैक पेन वाले हैं ये आक्षेप है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसको मैं ना ऐसे कर देती हूँ, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, ये है आक्षेप, ये है आक्षेप, और उसके बाद वो है व्याख्या। ठीक है, वो है व्याख्या, आक्षेप है ये वाला जो इसमें है, वो इसके ऊपर वो लगाए गए हैं क्वेश्चन मार्क, कि ऐसा है वैसा है। ये सब आक्षेप है ना। ठीक है, ओके, मेरे हिसाब से चीज समझ में आई होंगी। कल जूम मीटिंग है आप लोगों की, इसी समय पे, क्लास के समय पे। बताएं मुझे, कोई समस्या अगर है तो बताते चले, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगी। बताएं। हाँ जी, यही पूछ रहे हैं, ओके ओके ओके, जी 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 जी, ठीक है, ओके। और बताएं, और कोई दिक्कत। ठीक है, कल जूम में मिलेंगे आपसे। चलिए जी, तो मिलेंगे अगली क्लासेस में। आप सभी का बहुत शुक्रिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो वो पूछ सकते हैं, नहीं है अगर कोई दिक्कत परेशानी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में। अब मंडे को, संडे को मैं आपको मतलब कल यहाँ पर आपके आंसर्स को बता दूंगी, और हो सके तो कल एक दे भी दूंगी अगर सारे बच्चे जुड़ गए तो। ठीक है, ओके जी, ओके। हाँ, मैं मोहित, मैं इस विषय पर सोचती हूँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू। समझ में आ गई चीजें, जो जो करवाया है वो चीजें समझ में आ गई, क्या क्या बताया है आपको, बताएं। वो चीजें सब समझ में आ गई जो जो बताई हैं।